हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम बेसिक चीजों को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एसिड्स के बारे में, व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिर हम आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव ऑन टू पीएच स्केल, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। और देन द सॉल्ट्स। तो ये चैप्टर बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, हम ये जान लेते हैं बेसिस क्या होते हैं। तो व्हाट आर एसिड्स? कोई भी चीज जिसका टेस्ट सोर है, सोर मीन्स जो खाने में आपको खट्टे लगते हैं। क्या खाने में खट्टा लगता है? जैसे इमली, है ना, इमली, दही और ऑरेंजेस, नींबू। इन सब में ये खट्टे क्यों है? क्योंकि इन सब में पाया जाता है एसिड्स। तो एसिड्स की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो सोर होते हैं टेस्ट में। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर आप इसको लिटमस पेपर पे चेक करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पे चेक करेंगे, तो ये उसको रेड में टर्न कर देंगे। देन दे आर एसिड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये तो थे एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू बेसिस। कोई भी चीज जो आपको खाने में कड़वी लग रही है, ठीक, दैट विल बी अ बेस। तो बिटर टेस्ट होता है बेसिस का। अब हम हर चीज को तो खा के चेक नहीं कर सकते हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग लिटमस पेपर को यूज करेंगे। व्हेन हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं और उसमें हम किसी बेस को डालते हैं, तो इट विल टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो ये भी एक इंडिकेशन है दैट कि जो भी सब्सटेंस आपके हाथ में है दैट इज बेस। देन द अदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस इज कि दे आर सोपी टू टच, चिकने होते हैं। आप उनको हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा सोपी सोपी। तो ये भी एक बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। मतलब एसिड्स और बेसिस की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिस्कस कर ली है। नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स फर्स्ट, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। और उसके बाद हमारा एसिड्स और बेसिस पार्ट तो कवर हो ही जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड, कि जब हम किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट करते हैं, जब भी मेटल को एसिड से रिएक्ट किया जाता है, तो वी गेट अ सॉल्ट एंड अ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। देखो बच्चों, एक बहुत सिंपल सा हिंट देती हूँ मैं आपको, कि जब भी किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये केस स्टडी में भी आ सकता है, ठीक है, और ये एजर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है, कि जब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है तो मोस्टली लिखा हुआ क्या होता है? पॉप साउंड के साथ अ गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फाइन। तो जब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है किसी रिएक्शन में, तो पॉप साउंड से अगर कोई गैस प्रोड्यूस हुआ है, दैट विल बी द हाइड्रोजन गैस। फाइन। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, मतलब ये एक सिंपल सा हिंट है, ठीक है, जिससे आप इजीली जज कर पाओगे कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है केमिकल रिएक्शन में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, या फिर अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा होता है ब्रिस्क एफर्वेसेंस, एफर्वेसेंस, तो ये जो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ जो गैस प्रोड्यूस होता है, दैट विल बी ऑलवेज विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि जब हम मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वी गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, कि जैसे हमने एक जिंक मेटल लिया और उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, है ना, हमने उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, एंड वी विल गेट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो फिर सॉल्ट बन गया, जिंक सल्फेट का सॉल्ट बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जरूर इसकी एक्टिविटी की डिटेल में जाना है आपने, क्योंकि ये बोर्ड्स में मोस्टली ये एक्टिविटी पूछी जाती है। नाउ अदर केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड्स की, कि जब हम एसिड्स को मेटल कार्बोनेट, इसके साथ मेटल कार्बोनेट
या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड्स का रिएक्शन सेम ही रहता है। के साथ हम एसिड्स को जब रिएक्ट करते हैं, व्हाट वी गेट वी अगेन गेट सॉल्ट, हमें सॉल्ट मिलता है, प्लस ब्रिस्क एफर्वेसेंस इस अ गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि आप समझ गए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, फाइन, प्लस नाउ देयर विल बी वाटर आल्सो, ठीक है, सेम है यहाँ भी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस प्लस वाटर। तो ये है हमारा सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट या फिर एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इज अ मेटल, सोडियम कार्बोनेट लिया हमने उसको रिएक्ट किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमें मिल जाता है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट है, NaCl जिसको बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट का, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब की बार हमने कौन सा मेटल लिया, अगेन सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तब भी हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ कॉमन सॉल्ट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये तो बहुत ही मतलब कॉमन सी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स की, कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब भी हम एसिड्स को रिएक्ट करते हैं बेस के साथ वी ऑलवेज गेट व्हाट, वी ऑलवेज गेट सॉल्ट, तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो जब एसिड्स को हम रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ वी ऑलवेज गेट सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को दैट इज अ बेस, हम इसमें डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एंड वी विल अगेन गेट NaCl, दैट इज सोडियम सॉल्ट, है ना, सॉल्ट होता है वो, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन फर्दर। आई होप आपको समझ में आ रही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हम एसिड्स को कवर करने के बाद फिर आएंगे बेसिस पे। नाउ द फोर्थ ऑफ एन एसिड इज कि जब एसिड्स को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट किया जाता है वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड्स को जब हम एसिड्स को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर सेम रिएक्शन होता है, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस। तो हम जैसे कि ऊपर हुआ था अभी एसिड्स और बेसिस में, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, वी गेट सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और आपको मालूम है कि एसिड्स जो होते हैं वो बहुत कॉरोसिव होते हैं, बहुत घातक होते हैं, बहुत नुकसानदायक होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी एसिड्स को बैन भी करा है कॉमन यूज के लिए। आपने सुने होंगे बहुत सारे केसेस की एसिड्स को दे मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो रिवेंज लेने के लिए अपने जो एसिड्स होते हैं उनको स्पेस पे थ्रो कर देते हैं। तो क्यों क्यों कर देते हैं, क्योंकि एसिड्स आर वेरी कॉरोसिव, पर ये बहुत ही गलत बात है। अब हम जान लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो भी हमने पढ़ा कि जब मेटल को और एसिड को रिएक्ट करते हैं तो वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऐसे ही जब हम बेसिस को रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ वी अगेन गेट मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम अगर सिर्फ बेसिस भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन सेम रहेगा। मेटल जब बेस से रिएक्ट करते हैं देन अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि जब एसिड्स एंड बेसिस आर केमिकली रिएक्टेड, जैसा एसिड्स और बेस के रिएक्शन में हुआ था सेम ही होगा कि सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। और जब नॉन मेटल्स रिएक्ट व्हेन बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे अगेन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
तो व्हेन bases react with non-metallic oxides, they form salt and water. So these were the common properties of acids and bases. They are the physical and chemical properties of acids and bases. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने कवर किया है। तो ये तो मैंने अभी आपको समरी दिया है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। इसकी डिटेल में जाने के लिए इसकी जितने भी एग्जांपल्स हैं, एक्टिविटीज हैं एनसीईआरटी बुक के, वो आपको कवर करने हैं, जरूरी करने हैं। ठीक है, तब आते हैं नए टॉपिक पे। द न्यू टॉपिक इज पीएच स्केल। तो व्हाट इज द पीएच स्केल? पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब इंडिकेटर्स को हम लोग यूज करते हैं, किसी भी सब्सटेंस हमारे हाथ में कोई चीज है, हमें पता करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो हम लोग लिटमस पेपर को या कुछ इंडिकेटर्स को यूज कर लेते हैं, कॉमन इंडिकेटर्स को। ठीक है, बट वो जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें ये नहीं बता पाते हैं कि जो एसिड्स हैं, इन केस वी आर हैविंग अ सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस, हमने उसको चेक किया लिटमस पेपर पे, अब वो एसिड तो है, पर वो एसिड कितना स्ट्रांग है या वो वीक एसिड है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं वो नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करते हैं, दैट इज द पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है उसमें कुछ हम कलर्स के हिसाब से, देयर आर डिफरेंट कलर्स। ठीक है, और जो पीएच होता है वो स्केल में 14 नंबर्स होते हैं। जो मिड नंबर है दैट इज द 7, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल है। तो 7 से जब आप इस तरफ आते जाते हैं, तो जो भी कलर आता है इस तरफ आने पे दैट विल बी द एसिडिक। और जितना आप, अगर कोई नंबर 10 आता है दैट मीन्स दैट इज अ बेस। अगर कोई सब्सटेंस आपने डाला पीएच स्केल पे और उसका कलर हाईलाइट हुआ, जैसे कि मान लेते हैं लास्ट कलर जो है 14, ठीक है, तो 14 नंबर मीन्स ब्लू कलर, वॉयलेट कलर सॉरी। तो वॉयलेट कलर अगर आया तो आपको पता लग जाएगा कि ये लास्ट में है पीएच स्केल के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सब्सटेंस आपके हाथ में है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जितना आप इससे, यहाँ पे भी बेस है, यहाँ भी बेस है, यहाँ भी 8 से लेकर 14 तक सब बेसिस हैं। लेकिन जैसे जैसे आप 14 तरफ की तरफ जाओगे वैसे वैसे बेसिस स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच आता है 8, दैट मीन्स इट इज अ बेस, बट इट इज अ वीक बेस। ठीक है, ऐसे ही जब हम इस 7 नंबर से इस तरफ आते हैं, 1 2 3 4, तो उल्टा करते हैं, 6 5 4 3 2 1, यानी कि जैसे जैसे हम 1 की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो एसिड है वो कैसा होता जाता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस का पीएच स्केल 3 है या 1 है तो दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड तो वो 6 पे भी है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो बन जाता है, जैसे जैसे वो इधर आता जाता है पीएच, वैसे वैसे जो एसिड है उसका असर कैसा होता रहता है, वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है, तो ये एक पीएच है, ये एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ एसिड्स और बेस को जज करने के लिए। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। हम पीएच स्केल को यूज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। मतलब जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, अगर ये एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें इनडाइजेशन होता है। फिर हम लेते हैं बेसिस को, एंटासिड्स वगैरह हम लेते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो एंटासिड्स है दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो एसिड की इंटेंसिटी अगर स्टमक में बढ़ जाती है तो पीएच से पता लग जाता है हमें कि हाँ, अगर एसिड ज्यादा है तो हम कुछ बेसिक चीज को कंज्यूम करते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि एसिड्स और बेसिस जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन हो जाता है न्यूट्रल, सॉल्ट बन जाता है, और हमें जो भी इरिटेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन वो कवर अप हो जाता है। देन नेक्स्ट इज पीएच को हम यूज कर सकते हैं टूथ डीके को चेक करने के लिए। डेंटिस्ट यूज करते हैं जब आपके दांत गल जाते हैं। तो जो नॉर्मली जो हमारा पीएच है, हमारे टूथपेस्ट का जो पीएच है दैट इज अबाउट 8। इट मीन्स बेसिक। तो उसको हम यूज कर सकते हैं अगर दांतों में एसिड ज्यादा है तो दांत गलने शुरू हो जाते हैं, फिर हम ऐसे टूथपेस्ट को यूज करते हैं जिसमें बेस होता है, फिर दोनों का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है। ऐसे ही जो फार्मर्स हैं, ऐसे ही जो गार्डनर्स हैं, वो सॉइल का पीएच चेक करते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से रह पाए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से जैसे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कुछ मधुमक्खी है जैसे, तो वो जब हम कहते हैं डंक मारती है, दैट इज व्हाट, दैट इज कि वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ बेसिस को, सॉरी कुछ एसिड्स को इंस्टॉल कर देती है। वो एसिड्स हमें इरिटेशन देते हैं, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, पेन हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम उसके ऊपर कुछ बेस को रब करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है।
ठीक है, तो पीएच स्केल को हम पता कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ एसिड्स और बेस को पता करने के लिए। नाउ वी आर मूविंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द सॉल्ट्स। चलिए अब हम आते हैं सॉल्ट्स पे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सॉल्ट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स को। What are salt? A salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal. तो सॉल्ट नॉर्मली कब फॉर्म होते हैं? जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और हम सॉल्ट्स अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं, फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन सॉल्ट्स? वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, है ना। समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें बहुत सारा नमक होता है, उसमें नमक कहाँ से आता है? फ्रॉम द रॉक्स। तो दो सोर्सेज हैं जहां से हम सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, दे आर द सी वाटर एंड द रॉक्स, या अंडर डिपोजिट, अंडरग्राउंड डिपोजिट्स, ठीक है। ये जगह है जहां से हम सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं किचन में, वो नमक कौन सा है? NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। इस कॉमन सॉल्ट से हम और भी चीजों को, और भी केमिकल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। वो केमिकल्स जो हम लोग कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन कर सकते हैं, दे आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम नॉर्मली कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। और इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। जब हम इसको सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन कहते हैं, ठीक है, जब हम ब्राइन को वाटर के साथ, वाटर में डाल के उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब हमें मिलता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। क्लोरीन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ये जो भी मिलता है, ये सब, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है हमारे लिए। इसी तरीके से वी गेट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, दानेदार होता है ये वॉशिंग सोडा। इसको क्लींजिंग, इसका स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन होता है, जिसके लिए इसको यूज किया जाता है। ये भी हमें मिलता है सोडियम, ये भी हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड से, कॉमन सॉल्ट से। ये सारे के सारे जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वॉशिंग सोडा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वॉशिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लींजिंग एक्शन होते हैं, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। देन लेटस, जैसे वॉश, क्लोथ्स वॉश करने के लिए, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, घर में भी डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। देन इज द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम NaHCO3 कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ये भी हमें मिलता है अगेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इसका रिएक्शन इज गिवन इन योर बुक्स, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आई एम टेकिंग द समरी ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन है और इसके यूजेस है, बेकिंग सोडा को हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन। एसिडिटी को स्टमक से रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा को आप यूज कर सकते हैं। देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज इन बेकिंग पाउडर। सोडियम को, बेकिंग सोडा को हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर में, इसमें केक्स, ब्रेड्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। इसको एज अ, बेकिंग सोडा को हम यूज कर सकते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। देन लेट अस मूव ऑन फर्दर। अब हम आते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग पाउडर भी एक ऐसा केमिकल है जो सॉल्ट से ऑब्टेन किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। और इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये व्हाइट पाउडर है, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन होती है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है, तो इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। जैसे वो सम कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कलरलेस बनाना होता है आपको, तो ब्लीचिंग एक्शन जो क्लोरीन का होता है उसको हम यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए, ठीक है। और आगे आते हैं द लास्ट टॉपिक। तो ये हमने सब पढ़ लिया है, इसकी डिटेल टू गो, यू हैव टू गो इन द डिटेल ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, इनका केमिकल नेम, इनका केमिकल फॉर्मूला, देयर यूजेस, ये सब कवर करेंगे हम लोग डिटेल में। और अब आते हैं चैप्टर के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीओपी कहते हैं। ये एक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है।
यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको जिप्सम से ऑब्टेन किया जाता है। जिप्सम में और इसमें सिर्फ यही फर्क है कि जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। तो जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं उनमें से जब हम डेड मॉलिक्यूल्स 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को रिमूव कर देते हैं देन वी गेट पीओपी, तब हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। इसको गीला करेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए भी पीओपी को यूज करते हैं, यूज किया जाता है। इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं, सीलिंग ऑफ हाउसेस, सजावट वाले जो रूफ होते हैं, जो सीलिंग्स होते हैं या दीवारों को डेकोरेट करने के लिए पीओपी को यूज किया जाता है। पहले इसको गीला करते हैं, पानी में डालते हैं और फिर उसका डिजाइन बना के जब वो सूख जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, so this was the whole topic, this was the summary of the whole topic. I had discussed all the important topics from the chapter, but you need to go in the detail of the chapter. So this is a very important topic from the examination point of view. CBSE में ये बहुत important topics है, इसमें से basically जो activities है और जो experiments है वो cover up होते हैं। I hope आपकी chapter number 2 science class 10 chapter number 2 acid bases and salts की revision complete हो गई होगी। Thank you.